जानबूझकर मैंने ऐसा लिबास पहना जो शायद मैं कभी जिंदगी में पहनने का सोच भी नहीं सकती थी, और इस सब के पीछे एक मकसद छुपा हुआ था। मुझे इम्तिहान लेना था कि मेरा नौकर मुझसे कितना वफादार है। और फिर एक शाम मेरे नौकर ने सारी हदें पार कर दी और जो कुछ हुआ वह मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरा नाम नितिशा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता वो पागल हो जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी आदमी एक दफ़ा मुझे देखता तो वह पल के झपकना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही मेरे हुस्न में कोई कमी थी। मैं 15 साल की उम्र की थी और कोई भी मुझे अपनी निगाहों से देखे तो नजरें झुकाना भूल जाता। मैं घर से निकलती तो सारे आदमी की नज़र मुझ पर जमी होती। मैं इसी हुस्न और खूबसूरत की वजह से मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगी थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही अच्छी फैमिली से था जहाँ रिश्ते ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के बाद ऐसा ही किया। आज़ाद ज़िंदगी चाहते थे। मेरे माँ बाप ने अपने एक ही कारोबार दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 20 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी और मैं अपने पति की बड़े से बंगले में चली गई। मेरे पति भी बहुत ही खूबसूरत थे। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर ठहर सी जाती। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब तारीफ करता और नज़र लगाता और मैं सुनकर खुशी से पागल हो जाती कि भगवान ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर में मैं तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब मुझे राहुल की मोहब्बत ने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी और राहुल की शादी को 4 साल होने वाले थे, लेकिन भगवान ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। मेरी सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के व्यवहार में काफ़ी हद तक बदलाव भी आ गया था, और 4 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि मैं कब उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊंगी और वह खुशी में झूम उठें, लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अदा की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी न आई तो मेरी सास ने राहुल की दूसरी शादी करने को कहा, और राहुल मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज रोज की बढ़ती हुई जिद के दबाव की वजह से वे मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच कुछ ही दिनों की मेहमान थी। एक दिन राहुल ऑफिस से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वे वहीं पर ही मर गए। 22 साल की भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। इतने बड़े बंगले में मैं अकेले कैसे जिंदगी गुजारती, यही सोचकर मैंने कुछ दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच ही कहते हैं। लेकिन कुछ महीनों में ही मेरी भाभीियों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। उनके लिए मैं सिर्फ बोझ के सिवा और कुछ नहीं थी। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वे मेरे लिए लाने लगी। अभी तो मैं राहुल की मौत के गम से ही बाहर नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाज हो गया था कि लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरे साथ से उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं राहुल के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। तन्हा जिंदगी गुजारना इन लोगों के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालना चाहते थे। मैं अपनी माँ के घर से वापस अपने बंगले में आ गई थी। राहुल का कारोबार पापा ने संभाला हुआ था। खर्चे की एक रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाजों में पली बड़ी थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला
बंद रहने की वजह से सारे ही नौकर काम छोड़कर चले गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी नौकरानी मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझे छुट्टी की रिक्वेस्ट की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वह कहने लगी, बीबी जी, मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी। वह आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुलवाओ, फिर गांव चली जाना, ताकि उसे भी काम बता सकें। वह फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई एक 18 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि वह कोई 13-14 साल का बच्चा होगा, लेकिन यह तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वह लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से हाथ चलाकर सारे कामकाज कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा कामकाज समझा दिया और उसके बाद वह मुझे कुछ महीने की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल बीमार तो हुई थी, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और शायद दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी नौकरी चली गई और उसका भाई सर्वेंट वाले रूम में ही रहने लगा। ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैं ज्यादा नौकर की झंझट भी पालना नहीं चाहती थी। उस नौकरानी के भाई का नाम राज था। अगली सुबह राज नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद था। मैं रोजाना सुबह 10 बजे ही नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठकर बैठ गई। वह मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वह 18 साल का था, लेकिन शायद गांव के हालात ने उसे उम्र से ज्यादा ही बड़ा कर दिया था। वह एक भरपूर और बहुत ही बड़ा आदमी नजर आता था, जाने क्योंकि अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वह मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा था कि मैं भी जवान हूँ और वह भी। मेरी खूबसूरती पर तो बहुत से आदमी मरते थे, कहीं राज की नीयत बदल ना जाए। मैंने बिना सोचे समझे ही एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया था, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े घर में तन्हा हूँ। राज को दिन भर के मैंने सारे काम बता दिए थे और वह फौरन ही काम पर लग गया था, लेकिन मेरे दिल में और दिमाग में यही सवाल आ रहा था। मैंने सोचा था कि किसी भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर लूंगी और फिर राज को निकाल दूंगी। मुझे अपने घर से आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मशरूफ थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि नई नौकरानी के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त मुझसे मिलने के लिए चली आई, जो शादी होकर बाहर शहर गई थी और अब छुट्टियों में वापस आई थी। तो उसे मेरे विधवा होने की खबर मिली थी। मैं उसे गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोई। मेरी बर्बादी की अस्ता सुनकर वह भी बहुत दुखी हो गई थी। काफी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद नौकरानी को ढूंढ रही हूँ। राज को देखकर वह कहने लगी, ये लड़का है तो सही है और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या जरूरत नई नौकरानी ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले सवालों के बारे में बताया तो कहने लगी, निताशा, तुम भी क्या बेवकूफ वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार नौकरानी है और राज भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो नई नौकरानी की झंझट में ना पड़ो। आजकल की नौकरानी कुछ काम की नहीं है, वे सिर्फ बेहिसाब छुट्टियां करती हैं और दूसरी बात ये कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो। भगवान ना करे कि
तुम्हें वह नौकरानी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अपने दोस्त की बात सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई। ठीक ही तो कह रही थी, राज पर तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई नौकरानी पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते वे कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो राज का टेस्ट ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी बात मुझे कुछ कुछ समझ आ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक ही लगा था। मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा ही राज का टेस्ट ले लेती हूँ, और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए ही अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ना ही उस बंगले को छोड़ने पर मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे भी इस बात का यकीन आ गया था कि कुदरत ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है, तो फिर दूसरी शादी करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता। इसलिए मैंने अकेली ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था, और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए थे। वे दोनों ही जल्दी से जल्दी मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, और मैंने साफ साफ कह दिया था कि आप मेरी ज़िंदगी में किसी और मर्द की कोई जगह नहीं है। मैंने तन्हा रहने का फैसला भी कर लिया था और राज का इम्तिहान लेने का भी सोच लिया था। मैं पैसों और इज्जत दोनों ही मामले में उसका टेस्ट लेना चाहती थी, इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसे से भरा हुआ बैग किचन में छोड़ दिया और खुद अपने घर से निकल पड़ी। मैं देखना चाहती थी कि ये उस बैग के साथ क्या करेगा। 2 घंटे तक मैं बाजार में घूमती रही। घर का जो भी जरूरी सामान लेना था लेकर मैं घर पहुंची तो वह बैग वहां पर मौजूद नहीं था। राज भी मुझे घर में कहीं नजर नहीं आया था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सारा सामान लेकर अपने कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे वैसे ही मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ कि राज की नीयत पैसों पर खराब नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे में मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उसे पता ही ना हो कि इसमें पैसे हैं। इसलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले राज सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने रूम में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे को उसके रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि ये पैसे राज की नज़रों में ज़रूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई थी और मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वह किस तरह पास होगा। या फिर मैं सोचती रही और सारी रात शायद मुझे इंतज़ार में नींद नहीं आई, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आए हुए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन राज की आवाज़ सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वह सर झुकाए कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रखकर कहने लगा कि ये पैसे मेरे रूम के रास्ते में पड़े थे और ये उसके नहीं हैं। राज की ये वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया था। वे पैसे तकरीबन 2 लाख के बराबर थे। मैंने राज से कहा कि ये पैसे मेरे भी नहीं हैं, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसे उसके वफादारी का इनाम देना चाहती थी। राज हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम मैं हलाल की कमाई खाता हूँ। मैं नहीं जानता ये पैसे आपके हैं या किसी और के, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं, इसलिए मैं उन्हें किसी सूरत में नहीं रख सकता। वह खाली हाथ वापस चला गया और पैसे मेरे सामने पड़े रह गए। मेरा दिल इस बात पर राजी हो गया था कि राज की नीयत बिल्कुल साफ है और वह कभी भी मेरे किसी भी कीमती चीज को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई थी और वह थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। और राज इस रात को पार कर सकता तो वह हमेशा के लिए मेरा वफादार बन जाता। और यही सोचकर मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी और मेकअप कर लिया। जबकि विधवा होने के बाद से मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली तो मैं कयामत ढा रही थी। मेरी नज़र अपने ही हुस्न पर ठहर नहीं पा रही थी, तो राज कैसी मेरी इस खूबसूरती को बर्दाश्त कर सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर ड्राइंग टेबल पर जाकर बैठ गई और राज से कहा कि वह शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। राज शाम की चाय लेकर आया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने सामने ही
बिठा लिया और उसे उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वह कभी कभी मुझे नज़र उठाकर देखता और फिर फौरन ही नज़र झुका लेता। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक दफ़ा भी नज़र भर के मुझे नहीं देखा था। राज मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग में दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे इज्जतदार और शर्म हया वाला हो। सच तो यही था कि मैं राज के किरदार से बेफिक्र हो गई थी। वह वाकई एक बहुत ही अच्छा शख्स था, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए हर दिन नए कपड़े पहनना करती थी और कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती थी तो कभी गार्डन में। एक दिन रात के वक्त में उसके रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया तो वह फौरन ही चला आया। मैं गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि आज मुझे एक नज़र भरकर जरूर देखेगा, लेकिन वह आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने राज से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कॉफी बनाकर दे दो, पर मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन के दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नजरें राज पर जमी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह कॉफी बनाने में मगन था। उसने कॉफी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। वह किसी तरह मेरी खूबसूरती से नजर चुरा गया था। ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वह मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी आदमी आए थे वे भी मुझे देखते नजर झुकाना भूल जाते। एक शाम मैंने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि राज मुझ पर नजर नहीं डालेगा। मेरी सफेद रंगत काले लिबास में पूरी तरह खिल रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने जानबूझकर राज को कमरे में बुला लिया और वह सर झुकाए कमरे में आ गया था। मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज रात का इम्तिहान खत्म हो गया है। वह बहुत ही अच्छा शख्स है और अब मुझे उसे आजमाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ही राज ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया था और उसने मेरे पैरों के पास बड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और वह नजरें झुकाकर कह रहा था, मैडम, मैं अब आपके पास काम नहीं कर सकता हूँ। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ और अपने आप पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी ये हरकत और ये कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर मुखालिफ की तरह कदम रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा रखा है, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैं खुद पर काबू रखा हूँ, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने आप पर काबू ना कर पाया और ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि जिंदगी भर अपने आप से भी नजर ना मिला सकूं। वह लंबा चौड़ा जवान मर्द और मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी से गहरी समंदर में जा रही थी। वह तो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगी थी। ना जाने मैं उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमजोर लम्हे में अपने आप पर काबू ना रख पाया और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठा तो मैं अपनी इज्जत भी गवा बैठती और उसे भी बदकिरदार समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी खुद की थी। वह वापस जाने की इजाजत मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद ही नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। राज कहने लगा, मैडम, आप खूबसूरत भी हैं और जवान भी। आपको मेरे जैसे लड़के को नौकर रखने की बजाय किसी अच्छे और नेक आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मेरा एतबार रिश्तों पर से हट गया है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ रिश्ते और जज्बात की कोई हैसियत
नहीं है। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले ही कुछ महीने के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए थे। वैसे भी वह लोग जब तक यहाँ थे तब तक भी उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर ही था। राज कहने लगा कि आज नहीं तो कल आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं कुछ अरसे तक आपके पास नौकर रहने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे नौकर का इंतजाम जल्दी कर लीजिएगा। मैं एक गहरी सांस भरकर रह गई थी। मैंने अपनी नादानी से एक वफादार नौकर खो दिया था। मैं जान गई थी कि अब वह किसी भी सूरत में हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद राज ने गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी बनाकर रख दिया था और खुद मुझसे अलविदा मुलाकात करके हमेशा के लिए गांव लौट गया था। आज भी मैं जब भी राज को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भी भीगने लगती हैं। वह आज के दौर में एक नेक इंसान था जिसने कई बार मौके मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। एक बात मैं अच्छी तरह समझ ली थी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभी हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्ते पर बिना आजमाए एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने कीमती रिश्तों को जानबूझकर कभी भी ऐसी आजमाइश में न डालें कि जिसकी वजह से आपको उन्हें खो देना पड़े।